नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA गठबंधन के नेताओं का आज माया नगरी मुंबई में जमावड़ा लगा है। 28 पार्टियों के 62 नेता महाराष्ट्र की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को 2024 चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने से कैसे रोके, इस बात पर मंथन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में PM चेहरा, सीट शेयरिंग, संयोजक जैसे कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। हालांकि 2 दिन चलने वाले विपक्ष की इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार सामने आ गए, तो वहीं राज्यों में भी अलग जंग छिड़ गई है। INDIA गठबंधन को क्षेत्रीय दल अपने लिए बड़ा मौके के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अपना पुराना रुतबा हासिल करने का मौका मान रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। समंदर किनारे मुंबई में इस वक्त विपक्ष का महाकुंभ लगा हुआ है। मुंबई की धरती पर विपक्षी गठबंधन के कई अहम मुद्दों पर फैसला होने की उम्मीद है। गुरुवार शाम 6:30 बजे अनौपचारिक बैठक और रात 8 बजे उद्धव ठाकरे की ओर से डिनर के बाद 1 सितंबर को विपक्षी शिविर में 28 पार्टियों के 62 नेता इस बात पर चर्चा करेंगे कि 2024 की महाभारत में बीजेपी को कैसे परास्त किया जाए। NDA को हराने के लिए कौन कौन से अस्त्र शस्त्र बनाए जाएं और उनका कौन सा फॉर्मूला होगा, सभी पर चर्चा होगी। उधर INDIA गठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मीटिंग का उद्देश्य कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद है। आज बैठक में दल मिल रहे हैं, दिल नहीं। देश चलाने के लिए दिल मिलने चाहिए। If you want to really have development in this country, विकास का ताना बाना बुनना है इस देश में, तो आपके पास नीति की सूत होनी चाहिए, नियत का कपास होना चाहिए और नेता रूपी जुलाहा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई होगी। यहां न नीति है, न नेता है, न नियत है। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। भले ही बीजेपी इस बैठक पर तंज कसे, लेकिन विपक्षी दलों को मुंबई बैठक से बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में हो रही इस बैठक से कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी मिल सकेंगे। 2 दिवसीय बैठक में INDIA गठबंधन के संयोजक के नाम का भी ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही ये संभावना है कि 1 से ज्यादा संयोजक बनाए जा सकते हैं। INDIA के कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा गठबंधन के हेड ऑफिस को लेकर बातचीत की जा सकती है। गठबंधन की रैली से जुड़े मुद्दे पर आंदोलन का विचार किया जा सकता है। साथ ही गठबंधन के तले कुछ और पार्टियों को लाने की चर्चा हो सकती है और मैनिफेस्टो, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी होने की संभावना है। बैठक के दौरान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा गठबंधन के PM चेहरे को लेकर भी एक नाम पर चर्चा होगी या नहीं, इस पर सभी की नजरें होंगी। दरअसल विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर राजनीतिक दलों में अपने अपने नेता का नाम आगे करने की मानो होड़ मची हुई है। मुंबई बैठक से ठीक 1 दिन पहले ही बात करें तो प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदारों के नाम सामने आए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने PM पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम आगे कर दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने अखिलेश, तो शिवसेना UBT की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया।
इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी पीएम पद के लिए सामने आ चुका है। नीतीश कुमार की दावेदारी के भी चर्चे चल रही हैं। हालांकि बेंगलुरु बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि कांग्रेस की सत्ता या पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद टीएमसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी का नाम आगे कर दिया था। विपक्षी गठबंधन के लिए पीएम फेस की रार सुलझाना बड़ी चुनौती होगा। इन सब के बीच सीट शेयरिंग का मसला सुलझाना भी बड़ी चुनौती है। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विपक्षी पार्टियों की ओर से साझा उम्मीदवार उतारने के लिए 450 सीटें चिन्हित कर लिए जाने की खबरों के बाद फॉर्मूले को लेकर कयासबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए विपक्षी दल 2019 के चुनाव परिणाम को आधार बनाने की तैयारी में है। अटकलें हैं कि सीट बंटवारे के लिए 2019 चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर रनर अप फॉर्मूले पर बढ़ने की बात चल रही है। राज्य दल से ऊपर उठकर विपक्षी पार्टियां इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती हैं कि 2019 में जो पार्टियां जो सीटें जीती थी वो सीटें उसे ही दी जाएं। साथ ही जिन सीटों पर जिस पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे वो सीटें भी उसी पार्टी को दी जाएं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि सीट शेयरिंग के रनर अप फॉर्मूले से कांग्रेस या क्षेत्रीय दल किसे अधिक फायदा होगा। ये तमाम मसले मुंबई बैठक में चर्चा का विषय होंगे, लेकिन जिस तरह से गठबंधन में शामिल दलों के बीच बयानबाजी का भी दौर जारी है वो कहीं न कहीं आशंका पैदा करता है कि क्या दल मिले तो 2024 के चुनाव तक दिल भी मिले रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चलिए, दल तो मिल रहे हैं लेकिन क्या दिल मिल पाएंगे, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से चुनौतियां दिखाई दे रही है इस गठबंधन के सामने, उन चुनौतियों को पार कैसे किया जाएगा, कैसे पार पाया जाएगा उन चुनौतियों से, वाकई देखने वाली बात होगी। समझेंगे कि आखिर ये 2 दिवसीय जो बैठक है इसका क्या एजेंडा है, क्या कुछ निकल के सामने आएगा और किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के, सर बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, आपका स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका स्वागत है सर। और गणेश मूले पाटिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है एनसीपी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राजेश यादव जी आपके साथ ही करते हैं सर, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं इस गठबंधन में शामिल हो रही हैं, इस बैठक में शामिल हो रही हैं, लेकिन एजेंडा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? देखिए, तमाम पार्टियां इकट्ठी इसलिए हुई हैं और देश में जो माहौल बनाया है, ये पार्टियां इकट्ठे होने की तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता था कि 28 पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी और उनमें इसी तरह की बेचैनी भी है। ये पार्टियां जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा और आप देखें कि सारी पार्टियां इकट्ठा होके हैं, जो भी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि भाई किस कहाँ से लड़ना है, क्या किस किस को कहाँ लड़ना है, कैसे सीट का है, पिछले जो भी है इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये डिसाइड हो जाएगा क्या? देखिए मैडम, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जब चुनाव हो जाते हैं तो हमारे यहाँ तो मतलब नहीं है ना, सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ रही है, कांग्रेस तो नहीं लड़ रही है, गठबंधन सारे लड़ रहे हैं। और जब
गठबंधन अगर तय करेगा कि भाई हमें एक चेहरा उतारना चाहिए तो चेहरा भी आएगा। ये तो वहाँ मीटिंग बुलाई इसलिए है कि मीटिंग में निर्णय होंगे। कांग्रेस को कितनी उम्मीद है? देखिए कांग्रेस नहीं, ये तो मिनिमम सभी पार्टियां हैं। हाँ। कांग्रेस नहीं, सभी पार्टियां हैं। 28 दल जो विचार करेंगे तय करेंगे। अब जैसे जो हिमाचल प्रदेश में है, सारे लोग कहते हैं सीएम का कैंडिडेट कौन है। हम कह रहे हैं चुनाव हो जाने आ जाएगा, दिया ना, वहाँ फिर तय कर रहे हैं, सारे टीवी चैनल चला रहे कि वहाँ सीएम नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ दो फाड़ हो जाएंगे। वो तो कांग्रेस की बात थी ना, जो भी है कांग्रेस की बात नहीं है सर। हाँ, अब ये कांग्रेस की बात नहीं है, गठबंधन की बात है, बिल्कुल नहीं, और ये यूपीए की भी बात नहीं जिसमें आपकी बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल इंडिया की बात है। और इंडिया में जो 28 दल हैं, इंडिया के सब तय हो जाएंगे, सबकी सलाह मशवरा से होगा। सारी पार्टियां ये तय करेंगी, कैंडिडेट अभी से तय कर दो तो वो तय हो जाएगा, बाद में रखना है तो बाद में तय हो जाएगा। बाद में भी अगर जीत के आते हैं और सत्ता में सीटें आती हैं तो वो सारी पार्टियां तय करेंगी कौन बनेगा। तो ये सभी का। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, सारी पार्टियां डिसाइड करेगी, चलिए ये तो समझ में आता है कि आपसे तालमेल से ही कहीं ना कहीं एक नतीजे तक पहुंचा जाएगा। एजेंडा थोड़ा सा और समझा दीजिए और इसको डिस्क्राइब कर दीजिए सर, क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? देखिए नेहा जी, इसका एजेंडा बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है। पिछले 2 बैठकों में जो तय हो चुका है कि हमारा नंबर 1 तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। दूसरा सवाल है कि स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा होनी है। तीसरा सवाल है कि उसका संयोजक कौन बनेगा और चेयरपर्सन कौन बनेगा। और इसको लेकर के जनता के बीच इंडिया गठबंधन चाहे और जो मुद्दे हैं, जो देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, और इन सब मुद्दों को जो जनता में इसके खिलाफ आक्रोश है, उस जनता ये चुनाव लड़ेगी। लेकिन त्रिपाठी जी, आप हमेशा कहते आए हैं कि देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा भी साफ होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ संयोजक ही रखना चाहिए अभी, या प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए? देखिए नेहा जी, 2004 और 2009 हिंदुस्तान में एक प्रयोग अभी जल्दी ही हुआ है कि इनमें कोई चेहरा नहीं था। और उस दौरान, उस 2004 के दौरान एक बड़े सशक्त लीडर थे देश में, माननीय आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उसको मौका मिला, तो उसके खिलाफ कोई चेहरा नहीं था, लेकिन वो चुनाव हारे। और उस चुनाव हारने के बाद स्थिति ये हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, संयोजक होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर, संजय जी आप लोग तो कहते हैं देखिए ममता बनर्जी के जितना अनुभव है उतना अनुभव तो किसी नेता में नहीं है। सारे नेता जो हैं अनुभव में ममता बनर्जी से नीचे हैं, उनका कद सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ तो जो पार्टी हो रही है सर, उसमें तो नाम अरविंद केजरीवाल का भी सुझाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे का नाम आगे रखा गया, सपा की तरफ से अखिलेश यादव का नाम आगे रखा गया, ममता बनर्जी का नाम आप आगे रखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ तो चुनौतियां बहुत ज्यादा है। लगता है कि उस हिसाब से उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी ये कहीं ना कहीं जो मीटिंग हो रही है, या फिर गठबंधन आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? देखिए, सबसे पहले तो आज आपके चैनल से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बात कि यहाँ पे देश की लड़ाई है, दल की लड़ाई नहीं है। दिल मिले हैं तभी दल मिले हैं। आपने पहले कहा था दल तो मिले नहीं, मैंने नहीं कहा, ये तो बीजेपी के नेता संबित पात्रा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। वो संबित पात्रा को तो कोई सीरियस नहीं लेता, बीजेपी वाले भी अब सीरियस नहीं लेते। तो मैं संबित पात्रा की बात नहीं करता, मैं सिंपल वे से हम लोग अपनी बात करेंगे, क्योंकि हम दूसरों की बात की टांग अड़ाए, अपनी बात करेंगे। आज हमारे बात यही लोग करेंगे। आज आप देखेंगे, अभी तमाम मैं देख रहा विपक्षी बीजेपी के तमाम नेता जो है अपने अपना घमंडिया समंडिया पता नहीं क्या क्या बोलते जाए, पता नहीं हम लोगों ने घमंड कब किया, हमें तो यही नहीं समझ आया। घमंडिया क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक वर्ड बोल के चले गए, तो अब वो एक चलता रहेगा। कल जब प्रधानमंत्री जी फिर आएंगे टीवी पे हम लोग के बारे में कुछ बोलने के लिए, तब वो फिर जो है बीजेपी के सारे नेता ऊपर टॉप टू बॉटम उसको फिर 1 महीने तक चलाएंगे। तो ये तो इनका काम है कि जो प्रधानमंत्री बोल दे वही सही।
नहीं, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो तो सही, लेकिन मुद्दे पे आइए ना सर। ये बताइए कि अगर अखिलेश यादव को आगे बढ़ाया जाता है तो उनके नेतृत्व में आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है क्या? वहीं पे मैं आ रहा हूँ, आइए ना। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री का अभी कोई चुनाव नहीं होने वाला है किसी भी तरीके से। पहली चीज है कि अभी हम लोग सीट शेयरिंग पे बात करनी है, अभी एक संयोजक की बात करनी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन कौन किस जगह पे लड़ेगा, एक संयोजक पे बात करनी है या 5 संयोजक पे बात करनी है? क्योंकि लालू यादव तो कह रहे हैं कि एक संयोजक नहीं होगा। अभी वो मैटर नहीं करता, वो आपको कल पता चल जाएगा, कल शाम तक पता चल जाएगा क्या तय हुआ। अभी हम लोग जहां तक देख रहे हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बाकी अभी तो सब नेता, राष्ट्रीय नेता सब बैठे हुए हैं वहां पे, वो लोग तय करेंगे कि कहाँ पे क्या करना है। मेरी मेन चीज ये है कि देश के ऊपर अभी हम लोग न ममता दीदी को लेकर के, न राहुल गांधी को लेकर के, न केजरीवाल को लेकर, न अखिलेश यादव, वो केवल और केवल कार्यकर्ताओं के जोश है। सब कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो जो है उनके चीफ मिनिस्टर बने, उनका प्राइम मिनिस्टर बने, सब लोग चाहते हैं। ये कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। अब झारखंड में चले जाएंगे तो हेमंत सोरेन को भी सब लोग, वही चीज है ना सर, महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी है, तो उस बीच क्या ये गठबंधन टिक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। गणेश मोरे पाटिल जी, मैं लौट रही हूँ संजय जी, मुझे सबको मौका देना है ना सर, मुझे सबको मैं आ रही हूँ, फिर मौका दूंगी आपको। पाटिल जी, अभी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उद्धव ठाकरे का नाम आगे रखा प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर कि प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके चेहरे पर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी क्या खासियत आपको लगती है और क्या लगता है कि पूरा जो गठबंधन है उद्धव ठाकरे के नाम पर राजी होगा? देखिए मैडम, कल शाम तक आप रुकिए ना, कल शाम तक रुकिए ना, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो अहम मुद्दा है वो समन्वय का, वो आपको कल शाम तक पता जाएगा। तो कल शाम तक उद्धव ठाकरे के नाम का ऐलान हो जाएगा क्या? सुनिए ना, हर पार्टी की एक इच्छा है कि अपना ही आदमी कोई ना कोई समन्वयक होना चाहिए। ये हम जो मुंबई में मिलने जा रहे हैं वो बाद, एक चर्चा के बाद आपको उसका एक उत्तर मिलेगा। उसके लिए आप धीरज रखिए। नहीं सर, हम तो धीरज रख रहे हैं, बशर्ते तमाम पार्टियां भी धीरज रखें ना सर। हर कोई पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि उनकी पार्टी का जो मुखिया है वही प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। हमारे धीरज रखने से क्या होगा सर? सुनिए ना, हमें मौका तो दो बात करने का। जी कि जितने हमारे इंडिया में जो अलायंस है वो सभी समन्वय के है, ये मैं मान के चल रहे हैं। हर पार्टी के जो डेलीगेट्स है वो हर इसका समन्वय का इंडिया का, वो चाहे राहुल गांधी जी हो या चाहे ममता जी हो या उद्धव जी हो जाए। अगर आपका जो है उसके लिए आप धीरज रखिए। हमें समन्वय से ज्यादा हमें जो ये है कि हमारी जो एकजुट है वो 2024 के चुनाव तक रखनी है, उसके बाद भी रखनी है। ये हमारे पास है, उसके ऊपर हम अभी कल चर्चा करेंगे। हमको आप सबको बताएंगे, पत्रकारों को बताएंगे कि कौन समन्वय होगा, हमारी क्या एजेंडा होगा, ये सब हो जाएगा। आप जरा धीरज तो रखिए। नहीं सर, हम तो धीरज रख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी धीरज नहीं रख रही। आप तो वाकई धीरज नहीं रख रही, क्योंकि रमेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आप धीरज रखिए, लेकिन क्या आप धीरज रख रहे हैं? क्या आप भी धीरज नहीं रख रहे? कह रहे अरविंद केजरीवाल अनुभव सबसे कम होने के बावजूद भी चाहते हैं कि ये जी प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। क्यों रमेश जी? हम इस गठबंधन नीति इसलिए हैं क्योंकि हमें इस समय देश के सामने जो ज्वलन मुद्दे हैं उसको देखते हुए देश जो इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है उसको बचाने की जा रहा है। अब देखिए, जो हम कह रहे थे बात कितनी सही निकल के आ रही है। अभी आज ही शाम को खबर आई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और अभी हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन कुछ चैनलों पे चलना शुरू हो गया है। नहीं सर, वो तो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो बुलाया जाएगा तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उस मुद्दे पे आइए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि अनुभव सबसे कम होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन के संयोजक और प्रधानमंत्री पद का चेहरा क्यों है या क्यों बने? राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह दोनों ने कहा है इंडिया गठबंधन नहीं कहा है कि हमें प्रधानमंत्री बनना।
हम इंडिया गठबंधन में से आए क्योंकि देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर संघर्ष करते हुए देश को बचाने के लिए हम शामिल हुए हैं कि जो ये अडानी का मुद्दा है, जो ये आबादी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, सांप्रदायिकता का मुद्दा है, इससे देश को वापस पटरी पर संवैधानिक व्यवस्था के साथ कैसे चलाया जाए, इसके लिए हम इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। धन्यवाद है जो हमला होता है। तो सर ये जो तमाम मुद्दों का जिक्र आपने किया है, ये तो और नेता भी बखूबी उठा सकते हैं ना, अरविंद केजरीवाल ही क्यों? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे सर। देख ऐसा है कि हम इस मुद्दे को बखूबी उठा सकते हैं, कोई दूसरी पार्टी मुद्दों को बखूबी उठा सकता है, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब एक हाथ और दूसरा हाथ दोनों साथ मिल जाते हैं तो दोनों हाथों की ताकत बढ़ जाती है। तो जो ये दल एक साथ तो इन मुद्दों को आप राहुल गांधी के नेतृत्व में भी उठा सकते हैं क्या? इन मुद्दों को आप ममता बनर्जी के नेतृत्व में भी उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते? ये इस मुद्दों को सृष्टि के नेतृत्व में उठाना है, हाँ। जिससे इंडिया गठबंधन अपना नेता चुनेगा। हाँ चलिए उसके नेतृत्व ठीक में है, उठाना है। ठीक है। महेश जी ये तो देखिए कितने प्रेम भाव से सब एक दूसरे का साथ देते हुए कह रहे हैं कि मीटिंग में जो भी होगा डिसाइड होगा उसी पर आगे बढ़ा जाएगा, संयोजक का चेहरा होगा उसकी बात मानी जाएगी, प्रधानमंत्री का चेहरा होगा या नहीं होगा ये भी डिसाइड हो जाएगा। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं? दिल भी मिल गए इसलिए तो दल मिल गए। महेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। ये आम आदमी की आवाज वो कभी सुनते ही नहीं। चलिए संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, नहीं लेकिन आम आदमी की बात ये सुनते ही नहीं है। ठीक है, उनसे पूछ रहे हैं कि दिल मिल गए तो दल मिल गए, तो मैं आपसे पहले ही पूछ रहा हूँ कि हमारे दिल मिले इसलिए तो दल मिले इतने। ठीक है हम लोग ने दिल ही मिले। हम लोग ने 10 साल से हम लोग ने देश में दिल मिलाने की कोशिश की है। ये खाली दल मिला रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि दिल मिल गए क्या? कितनों से दिल मिलते हैं सर? कितनों से दिल मिलते हैं? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से भी दिल मिले थे आप लोगों के, उनके साथ भी कस्में खाते थे आप लोग, उनके साथ भी कस्में खाते थे, वो किसी से छुपा नहीं है। खैर ठीक है मैं उस पे आऊंगी महेश जी का भी उत्तर ये आपसे हमारा दिल मिल गया है। ठीक है इसलिए हम चर्चा पे बैठे हैं। आज हम बात कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की जो बैठक हो रही है, मुंबई में ये बैठक चल रही है और इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अपने अपने तरीके से इस बैठक को बताया जा रहा है कि इस बैठक का एजेंडा क्या है, लेकिन वाकई महत्वाकांक्षाएं सभी के जहन में हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल राजेश जी मेरा आपसे है, सवाल इस बात को लेकर देखिए, कह रहे संयोजक डिसाइड होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा भी डिसाइड होगा, बड़ी भूमिका में क्या कांग्रेस दिखाई देगी इस गठबंधन में, और क्या चाहती है कि संयोजक पद अपने पास रखे? नहीं ये सब कांग्रेस का ऐसा इच्छा नहीं है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम प्रधानमंत्री के पद के भी कोई दावेदार नहीं है। और जब ये 28 पार्टियों का जो इंडिया गठजोड़ हमारा बना है तो इंडिया उसमें तय करेगी सारी चीजें। अब एक कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं रहा, ये कॉमन हो गया। कॉमन में ये है कि सारे तय करेंगे और सभी की रजामंदी इतना से। सरेंडर क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप क्या थे, क्या से क्या हो गए? ये इतना सरेंडर की क्या नौबत आ गई? क्या मोदी का चेहरा इतना बड़ा हो गया कि कांग्रेस इतनी छोटी भूमिका में अपने आप को समझने लगी? देखिए इतना छोटा नहीं हो गया है, ये बड़ा दिल है, बड़ा दिल दिखाने की बात होती है। और इससे पहले इतना बड़ा दिल दिखाया था क्या आपने? कांग्रेस का सदैव रहा। कांग्रेस ने तो बहुत सीटें हुई और छोटी छोटी 30 सांसदों वालों को पीएम बना दिया। तो मतलब बहुत दिल बड़ा सदैव ही रहा। और ये क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम है और सामूहिक ये गठबंधन है तो सभी की रजामंदी से होगा। दूसरा क्या है कि पीएम का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो बेकार ही राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से वहां तक कई हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। देखिए वो उसका परिणाम आएगा, उसका परिणाम आएगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें आएगा, देखेंगे। और उसका 2 राज्यों में आया है, हिमाचल में। कांग्रेस के जहन में सीटों की तो महत्वाकांक्षाएं होगी कि इतनी सीटों पर हमें चाहिए। नहीं
देखिए, हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। एक फार्मूला तय होगा कि सेकंड नंबर पे आए, जितने हमारे सेकंड पे आएंगे वहां हम लड़ेंगे। जब जो चीज तय हो जाएगी, तय हो जाएगी, उसी के आधार पर सब 28 पार्टियां फॉलो करेंगी उसको। तो ये तय हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सीबीआई, ईडी सबका दुरुपयोग करके, उन्हें भी ऐसा पता नहीं था कि 28 पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी, और वो घबरा गए। मैंने तो सबको इतना सताया, सबको तितर बितर कर दिया। आपको पता था 28 पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी? देखिए, हमें पता था और उनको ये पता था कि होंगी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा फूट डाली है और ऐसा सीबीआई, ईडी का सबका दुरुपयोग करा है, उनको ये पता था। हमें ये पता है कि जो सब लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में इस समय महंगाई हो गई, देश में जो 70 साल से इतना कर्जा नहीं हुआ, उससे डबल कर्जा मोदी साहब ने ले लिया। 1 से 5 लाख करोड़ कर्जा है देश में, और 70 साल में 55 लाख करोड़ हुआ। तो इतने कर्जे के अंदर उस नोटों को 1 से 5 करोड़ लाख करोड़ जो मोदी साहब ने लिया है, नोटों को ऐसे बिछाएंगे ना, ठीक है, तो हिंदुस्तान की सड़कों पर बिछ जाएंगे। सर, वाकई ऐसा तो बहुत कुछ हुआ है जो इससे पहले नहीं हुआ। इससे पहले चंद्रयान कभी चांद पर नहीं गया, विक्रम कभी चांद पर नहीं गया। इससे पहले धारा 370 कभी नहीं हटी। इससे पहले कभी बालाकोट स्ट्राइक नहीं हुई थी। इससे पहले कभी राम मंदिर नहीं बन पाया। हुआ तो बहुत कुछ है सर। चंद्रयान क्यों नहीं गया? चंद्रयान क्यों नहीं गया? चंद्रयान गया। चंद्रयान पर तो जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बात करी, मानव सहित गया, और इससे पहले चंद्रयान बन भेजा था। वो क्या हुआ सरकार थी? नतीजा क्या हुआ? नहीं, देखिए, नतीजे पे आइए ना। नहीं, नतीजे पे आइए ना। नतीजा कुछ नहीं हुआ। सुनिए, गणेश जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, आ रही हूँ, सुन लेते हैं। अलग मुद्दे पे चले जाएंगे। आती हूँ, मुद्दे से नहीं भटकना। मैडम, आपको पता है और इतिहास गवाह है, जब 1984 में हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे, तब स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने क्या पूछा था कि ऊपर से हमारा हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है। उन्होंने झिझक के कुछ वक्त न लेते हुए कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये आपको याद होना चाहिए। सब याद है सर। उपलब्धि नहीं, मैं वही तो बोल रहा, आप तो पूछ रहे नहीं, अभी उसके बाद क्या हुआ ना सर, ये भी तो बताइए ना। उसके बाद क्या हुआ ना? उसके बाद हमारे पास उसके बाद क्या उपलब्धि हासिल हुई? सुनिए, उसके बाद 1984 के बाद ही ठीक है, चलिए मुद्दे पे आइए सर। बताया है, हिंदू मुस्लिम में जो बताया है, इन्होंने बताया है, ये बीजेपी वालों ने बताया है, क्योंकि उनको सत्ता में आना था, इसीलिए तो राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने उठाया। ठीक है, आपने क्यों भूल गए? ठीक है, चलिए। राम मंदिर है बीजेपी का नहीं है, बीजेपी ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, बीजेपी ने जो पैसे पर डाका मारा है, जो राम मंदिर के जो पैसा था उस पर डाका मारा है। अब आ गए महेश जी, आ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। रखिए, बात रखिए अपनी। उसी में 1984 में हमारी इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, 1951 में राजीव गांधी की हत्या हुई। हम क्या करेंगे? देश को बताया किसने? इन्होंने ही बताया, क्योंकि उसको उन्होंने सत्ता में आने था। और सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है, सब बन गए हैं। ठीक है, महेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी सुन पा रहे हैं आप? उपलब्धि है चंद्रयान की, आवाज आ रही है आपको? ये नेहरू जी ने जो स्थापित ठीक किया है पाटिल जी, की उपलब्धि है। ठीक है, उपलब्धि नहीं है। महेश जी, हर सरकार का कर्तव्य है, हर सरकार का कर्तव्य है कि इनके वैज्ञानिकों के पीछे रहना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है सर, ठीक है, उपलब्धि है चंद्रयान की। हो गया सर, हो गया। ठीक है महेश जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप हमें? ये देश की आवाज नहीं सुन रहे तो आपकी आवाज क्या सुनेंगे? महेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लग रहा है आवाज अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, ठीक है महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ये तो दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे, और देश चलाने के लिए दिल मिलना बहुत जरूरी है? इसका व्यवहारिक तर्क है। ये जो नकल करने से राजनीतिक शक्ल नहीं बदलेगी। सवाल ये है नेहा जी कि आप पंजाब में अगर आप जाएंगी तो ये राजनीतिक पार्टियां किसको एक दूसरे को क्या कहेंगी? हाँ,
केजरीवाल हैं, दिल्ली में जहाँ केजरीवाल हैं, इसी प्रकार से आज जिस तरह से केजरीवाल जो है छत्तीसगढ़ में क्रिटिसाइज करते हुए अपनी पार्टी का जिस तरह से कैंपेन शुरू किए हैं, सवाल है कि आपका आधार क्या होगा और क्या ये फॉर्मूला जो है आज जो आप बनाने चले हैं सरकार को, जिस तरह से आप चुनौती दे रहे हैं, क्या आपके उस चुनौती में वो दम है कहीं? आपके अगर चुनौती में कहीं दम होता तो आप उत्तर प्रदेश के अलावा आप पश्चिम बंगाल में आप सारे लोग मिलके लड़े, आप इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़े, इसके अलावा आप ये 14वां या 15वां बार ऐसा होगा कि प्रयास किया जा रहा है कि भाई गठबंधन के नाम पर जो है हम इस देश को जो है कहीं लूटने का एक कार्यक्रम बनाए। ये लूटने का कार्यक्रम है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है इन लूट खसोट के गैंग को जब ये आएंगे चुनाव में तो हम क्या चुप रहेंगे? हम नहीं बताएंगे कि राहुल गांधी जो है बेल पे है कि नहीं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, आखिर में किस तरह से जिंदा जलाई जा रही है वहाँ बेटियों को, और कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के बाद भी ठीक है, ठीक है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, लूट का गठबंधन है, ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। कह रहे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे हैं ये हम नहीं बताएंगे क्या? संजय जी बताइए जरा, सीएजी का रिपोर्ट पढ़ा कि नहीं? अभी आपने सीएजी का रिपोर्ट पढ़ा? 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस वे वो 250 करोड़ हो गया। आपने देखा कि 5 टोल के बारे में जो 135 करोड़ का घोटाला, केवल 5 टोल पे 135 करोड़ का घोटाला आपने देखा। ये मंदिर करते हैं, राम मंदिर कॉरिडोर में घोटाला। तो ये विपक्ष ने आरोप लगा रहा, ध्यान रखिए, विपक्ष ने आरोप लगा। ये सीएजी का रिपोर्ट है ये। अरे सर, मैं आप बीच में मत बोले, आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हंगामा काट रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में मत ना बोलिए, उंगली उठाइए उसकी बात। ठीक है, अपनी बात रखिए। ठीक है ना, ये सीएजी का रिपोर्ट है। सीएजी का भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आज तक का कोई हुआ तो ये प्रधानमंत्री मोदी का सरकार है। अरे सर, आपको अच्छी तरह से पता है सीएजी का रिपोर्ट क्या है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं पता है? नहीं, आपको नहीं पता? नहीं चलेगा ना, नहीं पता है आपको? अरे बताओ, फिर से मैं बताऊं सारी चीजें? हाँ बताओ ना, फिर से सारी चीजें बताऊं? मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको। आप उसका कोई पेज नंबर नहीं जानते हो, आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप टीवी पे आके झूठ बोल रहे हो। सीएजी की ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें कि एनएचआई के ऊपर ये कहा जा रहा है कि पर किलोमीटर 157, ये रिपोर्ट है, ये 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और सीएजी ने जो लेखा जोखा कमेटी होती है उसने वहाँ पर जो आपने पेमेंट करी है 250 करोड़ रुपए किलोमीटर की, वो कैग ने पकड़ा है और आप लोग मान नहीं रहे। आपके यहाँ तो सबसे बड़े बात रखिए, पूछिए कि कहाँ पर है ये 250 रुपया पर किलोमीटर, कौन से पेज पे है, कहाँ पे है? ठीक है, चलिए ठीक है, 64 किलोमीटर। हम सीएजी पे नहीं जाएंगे सर, हम सीएजी पे नहीं जाएंगे, मुद्दे पे रहिए प्लीज। के त्रिपाठी जी ये कह रहे कि देखिए ये जो पूरा गठबंधन है वो भ्रष्टाचारी गठबंधन है, ये लूट का गठबंधन है। सर, ये जनता में कैसे एक अच्छी छाप छोड़ी जाएगी? कैसे जनता को ये बताया जाएगा कि देखिए ये जो गठबंधन बना है देश को बचाने के लिए बना है? और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसके नतीजे के आधार पर ही सीट शेयरिंग होगी। नेहा जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने भोपाल में अभी जल्दी ही कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ 50,000 करोड़ के भ्रष्टाचार, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और उसके दूसरे दिन उनको जो है बना दिया जाता है डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? जिसके घर खुद ही ईंटे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकता। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा है कि ये जो इंडिया का गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है और उस गठबंधन में नहीं लगा कि ये देश कैसे बचेगा, 40 करोड़ का देश कैसे बचेगा, यहाँ का किसान कैसे बचेगा, यहाँ का नौजवान कैसे बचेगा, यहाँ की इंडस्ट्री कैसे बचेगी। जीएसटी लगी हुई 18% लग रही है, खाने पीने के सामान महंगा हो चुका है। ये मुल्क जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इसको रोकने के लिए हम सब एक साथ हैं।
ये चुनाव हमारे इंडिया के लोग तो लड़ेंगे तो एक सिंबॉलिक होगा, लेकिन यहाँ का ये चुनाव जनता लड़ेगी। वो 77 में जनता लड़ चुकी है, 89 में लड़ चुकी है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से नेहा जी बताना चाहता हूँ, 425 सीटें थी इस देश में जो जीत करके आए थे कांग्रेस के राजीव गांधी आए, और उसके बाद वो सत्ता में चली गई। एक फैसला, ठीक है, एक फैसला, साहबानों के फैसले के बाद वो सत्ता से बाहर हो। इसलिए ये कहना, ये घमंड अहंकार करना, ये बिल्कुल नहीं। हम लोग सोशलिस्ट हैं। महेश जी देखिए, सीधे सीधे कहा जा रहा है और एक बड़ी चुनौती यहाँ पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से दी जा रही है कि ये सत्ता किसी की नहीं रही, तमाम लोग आए, तमाम लोग इससे उतर गए। ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं। एक बात आपके दर्शकों को स्पष्ट मैं कर दूं, हाँ। और ये जितने पैनलिस्ट हैं ये भी कुछ हद तक कहीं राजनीतिक समझ रखते हैं, तो इनको भी कहीं समझ आएगी। देखिए, ये जो गठबंधन, ये गठबंधन चलने वाला इसलिए नहीं है, ये जितने रीजनल पार्टियां हैं ये सब कांग्रेस को रिप्लेस की हैं, या वो जेडीएस। आप देखिए, आज जो कर्नाटक में हमारा वोट कम नहीं हुआ है, जेडीएस का वोट साफ हुआ है, जेडीएस का स्थान खत्म किया है कांग्रेस ने। टीएमसी जो आज आई है वेस्ट बंगाल में या कहीं भी जगह बना रही है, तो कांग्रेस को रिप्लेस करके बना रही है, वो बीजेपी को रिप्लेस नहीं कर रही है। तो ये जो वोट है इनका, रीजनल पार्टियां जो है, कांग्रेस जो है एक तरह से बढ़ेगी और रीजनल पार्टियां जो है समाप्ति की तरफ जाएगी। और कोई भी, लेकिन सर ये पूरा गठबंधन, इनका वोट परसेंटेज क्या नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज से काफी ज्यादा है? अगर ये पार्टियां वाकई पूरी तरह से एक हो जाती है, लोकसभा चुनाव में ऐसे ही उतरती है, तो क्या नहीं लगता कि वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी? ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में तो सारे लोग इकट्ठे थे। मणिपुर में, वो त्रिपुरा में आप देख लीजिए, सारे लोग वहाँ इकट्ठे होके ही लड़े थे ना। हम कहाँ कह रहे थे? सवाल है, लड़ाई आज उस तरह की नहीं है। ये सोशल रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति के नाम पर 67 में साउथ में हुआ, 89 में जो है मंडल कमीशन के नाम पर नॉर्थ इंडिया में हुआ। और ये सामाजिक क्रांति जो है कितनी बड़ी छदम क्रांति थी। इस देश का विकास जो है तब से ठप पड़ा हुआ है इस नाम पर कि ये जाति के हैं, बिरादरी के हैं, हम 10 लोग मिल जाएंगे तो हमारे 10 वोट बटेंगे नहीं, फिर हम सत्ता में आ जाएंगे, फिर 5 साल जो है मजे से लूटेंगे, लूट के फिर जाएंगे, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। ये कह रहे हैं ये काम तो आप लोग कर रहे हैं, कह रहे लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कह रहे हम लोग तो आएंगे देश को बचाने के लिए, हम लोग तो देश को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। नेहा जी, एक भी स्टेट बता दीजिए जहाँ 100 रुपए के ऊपर जो है हम पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। ये सारे स्टेट जो नॉन बीजेपी हैं उनका लिस्ट निकाल लीजिए, सब में 100 रुपए से ऊपर जो है पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। सवाल ये है कि आप क्या रहे हैं? ठीक है, ठीक है, संवैधानिक काम सिर्फ पेट्रोल की बात मत करिए ना, बाकी सब चीजें भी है, उनकी भी बात की जाएगी। डीजल की बात हम नहीं, सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं होगी, महंगाई की बात होगी तो और तमाम चीजों की बात होगी। लेकिन चलिए, महंगाई पे हम बात नहीं कर रहे, हम तो बात विपक्षी गठबंधन इंडिया की कर रहे हैं। जब विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुटता की बात करता है तो ये बात भी तय होनी चाहिए कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। और सीट शेयरिंग के लिए ये भी कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर ही ये सीट शेयरिंग होगी। क्या लगता है कि इस विषय पर, इस फॉर्मूले के तहत बातचीत बन जाएगी? देखिए, इस विषय पर बातचीत तो होगी और इस मीटिंग में भी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इस मुद्दे पर बातचीत फाइनलाइज करने का काम जो कन्वीनर बनाए जाने हैं उनको दे दिया जाएगा। जो मुझे लगता है कि इस मीटिंग में इस पर अंतिम निर्णय नहीं होगा, लेकिन कन्वीनर एक कमेटी बनेगी या कोई सब कमेटी बनेगी जो इस पर अपना फैसला दे देगी, तो फिर वो गठबंधन के सामने रखी जाएगी। अंतिम फैसला तो उन नेताओं का होगा। अब देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है इस गठबंधन का कि जो मोदी जी की सरकार है उसको हटाना है। तो जो फार्मूला अल्टीमेटली एक्सेप्टेबल होगा वो ये होगा कि कौन कहां से मोदी को हरा सकता है, भाजपा के गठबंधन के उम्मीदवार कहां से किसके हराने की संभावना ज्यादा है। तो वो जो राजनीतिक फैसला होगा वो रणनीति पर आधारित होगा, वो किसी गणित के फार्मूले पर आधारित नहीं होगा कि पिछली बार इनको इतना मिला था, इनको इतना मिला था। तो वो जीत और हार के रणनीतिक फैसले डिपेंड करेगा।
ठीक है, लेकिन क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या भारतीय जनता पार्टी, उनको हराना इतना आसान है? मैडम 2014 के चुनाव की याद करिए, जब अरविंद केजरीवाल बनारस से लड़े थे। अरविंद केजरीवाल जी का बनारस से उसके पहले का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन दांत खट्टे करके उन्होंने 3.5 लाख ला करके उस बनारस में इस हिंदी प्रदेश से उनका उस बनारस जगह से कोई रिश्ता नहीं था। प्रधानमंत्री जी लाख कहते रहे, मैं गंगा पुत्र हूँ, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, उसके बावजूद ये हालत थी। और अगर अजय राय जो उस समय प्रत्याशी थे और केजरीवाल, दोनों के मतों को जोड़ लिया जाए तो प्रधानमंत्री जी को प्राप्त मत से ज्यादा था। तो अब सोचिए जब 1-to-1 फाइट होगी तो चाहे मोदी जी हो या कोई और, आप तो सारी सकते हैं, क्योंकि इसी देश में अटल जी भी चुनाव हार चुके थे। उनसे ज्यादा लोकप्रिय तो मोदी जी नहीं है ना। तो चुनाव का हार और जीत कोई भी सकता है, इसमें मोदी जी भी शामिल है। ठीक है। गणेश मूले पाटिल जी, सवाल ये भी है कि क्योंकि देखिए लोगो भी लॉन्च करने की आज बात की जा रही है, इस बारे में क्या लगता है कि तमाम और पार्टियों की भी इसमें सहमति होनी चाहिए और किस तरह का लोगो होना चाहिए जो सभी पार्टियों को रिप्रेजेंट करें? देखिए, तो पहले तो आपको ये है कि इंडिया का नामकरण हो गया, ये तो सहमति होगी, सबकी सहमति होगी कि इंडिया के नाम पे ही हम लोग ये चुनाव लड़ने वाले। और आज अभी थोड़ी देर में आपको या कल आपको लोगो भी सामने आ जाएगा, जिसके ऊपर सभी दलों की सहमति है। और मैं बार बार कहता हूँ, आप कह रहे हैं कि हम दल मिल गए लेकिन दिल नहीं मिला, मैं पहले ही कहता हूँ हमारा पहले ही दिल मिला था और अब दल मिलेंगे। ये आप पूरे इसमें रखो कि हमारे दिल मिले हुए हैं। और दूसरी बात है कि जो पार्टी हमारे साथ है, इंडिया के साथ है, वो सभी उसके नेता समन्वय के, ये बार बार आप सवाल ना पूछे। और हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, ये जो गत 10 साल में जो देश में तानाशाही सरकार है उसको हमें हटाना है। और वो हम पुरजोर कोशिश करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नेता पूछते हैं ना, ऐसा क्या तानाशाही कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में? आप बार बार इसी बात को कहते हैं कि तानाशाही 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 कर रही है। तो आप देख रहे हैं ना, हमारे जैसे राष्ट्रवादी और शिवसेना की पार्टी किसने तोड़ी? इन्होंने ये तानाशाही है। मणिपुर में 3 महीने से इन्होंने चुप्पी छा दी है। चंद्रयान, आप अपने नेताओं को बचा के नहीं रख पाए, आप अपने नेता को बचा के नहीं रख पाए, तो इसमें दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे क्या? हमको बधाई दे रहे हैं, दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे क्या? बात ही नहीं करेंगे, किसकी है तानाशाही है? और जो बोल रहे हैं वो बिहाइंड द बाहर जा रहे, उनके पीछे ईडी लगा रहे, उनके पीछे सीबी लगा रहे, उनके अजीत पवार ईडी सीबीआई से डर गए थे क्या? अजीत पवार ईडी सीबीआई से डर गए थे क्या? आप अपने नेताओं को बचा के नहीं रख पाए। अजीत पवार से ही पूछे, नहीं तो आपने बीजेपी वालों से पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे? आप ही कह रहे हैं ना सर कि ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, पार्टी को तोड़ देते हैं, पार्टी को तानाशाही का जवाब दे रहे। हम नहीं डर रहे, हम डरने वाले नहीं है। कल ही पवार साहब ने कहा है जो हमारे ऊपर आरोप लगाए उनको साबित करके दिखाओ। ठीक है संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बात रखिए, फिर मैं महेश जी का रुख करती हूँ, जल्दी से। ठीक है सर, आरोप लगाए वो साबित करके दिखाओ। ठीक है, सिवाय आरोप के सिवाय कुछ न कहिए, नहीं करने संजय जी जल्दी से, हम करने वाले नहीं है। ठीक है सर। और कल और आपने जो सवाल पूछा है वो लोगों, आपको राज आएगा, इनको भी राज आएगा, इसीलिए तो करता है कि जनता को राज आना चाहिए सर, इंडिया, जनता को राज आना चाहिए। ठीक है, जीतेगा इंडिया। ठीक है संजय जी, जल्दी से। ठीक है सर, हो गया सर, ठीक है संजय जी जल्दी से। अभी आपने तानाशाही के बारे में पूछा है, आपने देखा होगा केवल एक टीचर ने सिर्फ इतना कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देने के लिए उसको नौकरी से निकाल दिया। आपने तानाशाही की बात की, टमाटर वाले ने 2 बाउंसर किए थे तो उसको जो गिरफ्तार कर दिया। तो ये है तानाशाही, छोटे छोटे स्तर की तानाशाही। सर ये भी तो कहा जाता है कि रोड पर पश्चिम बंगाल में अगर जय श्री राम बोल दिया जाता है तो ममता बनर्जी को रास नहीं आता, वो तानाशाही नहीं है क्या? इस तरीके से नहीं बोला जाता, वो गलत बात है, ये गलत परसेप्शन है। हाँ। ये गलत तरीके से बताया गया है कि इस तरीके से नहीं होता है। नहीं, सही तरीका क्या था? जय श्री राम बोलना गुनाह है क्या?
ये बीजेपी वालों का प्रोपोगंडा है। आप बीजेपी वाले ये बोलते वहाँ जो है दुर्गा पूजा नहीं करने दिया जाता है, वहाँ पे ये वहाँ पर भी। अभी पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने जो है पिछले साल तक जो है 63,000 दुर्गा पूजा होती थी, वहाँ पे 60,000 रुपए हर उसमें कमेटी में दिया जाता है। इस बार 70,000 दिया जा रहा है, 10,000 रुपए हर कमेटी को बढ़ाया गया है। क्या कैसी बात कर रहे हैं? ये सब बातें जो बीजेपी के प्रशासन है, ये बीजेपी फैलाती है। ये भी तो कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में तो एक खास वर्ग को तवज्जो दी जाती है, दूसरे वर्ग को दबाया जाता है। एक बार आप जाकर पश्चिम बंगाल में रह कर आइए 1 महीने तक, आपको पता चल जाएगा पश्चिम बंगाल कैसे किस तरह के सर्वाइव करती है। इस तरीके से बोले 10 करोड़, ये कैसा परसेप्शन, ठीक है सुन लीजिए, 10 करोड़ जनता, ये कैसा परसेप्शन सेट कर रहे हैं, ये कैसा नैरेटिव, महेश जी ये कैसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है। आप कहते जय श्री राम बोलने पर पश्चिम बंगाल में हंगामा खड़ा कर देती है ममता बनर्जी, कह रहे तानाशाही मोदी सरकार में है। आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी भी तानाशाही है? ममता बनर्जी तो कुछ भी कह सकती है। ममता बनर्जी तो आज की डेट में ये कह रहे हैं कि नजरुल हसन ने जो है गीता का जो है श्रीमद भागवत गीता के जो रचक है नजरुल हसन है, और ये सब बकवास है। वेद व्यास जो है महाभारत की और श्रीमद भागवत की, तो वो तो पूरा के पूरा नैरेटिव जो है इस तरह से वो हिंदू अमित शाह बोल सकते हैं कि रावण को मारने के बाद भरत के पास गए और भरत से कहा कि जाकर के उनसे दीक्षा ले लो। भरत जी कहाँ से आ गए? नया रावण में से क्या आ जाइए कि इंडिया, अमित शाह जी ने यही बोला था ना कि जब रावण को मार दिया गया, मारने के बाद रामचंद्र जी बोलते हैं कि जाकर के भरत जी को बोलते हैं जाकर के उनसे जो है दीक्षा ले लो। कहाँ से भरत जी कहाँ से आ गए अयोध्या से उतर के अचानक लंका कैसे पहुंच गए? आज कन्वेनर कहीं सामने आएगा, लेकिन इनकी आज सिर पुटौल इसलिए हुई कि ये अपना कन्वेनर नहीं तय कर पाए। आज कन्वेनर की जो है घोषणा होनी थी, और आज से मैं कम से कम 10 चैनल पे ऐसा था कि इनके बड़े बड़े छत्रप यही कह रहे थे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि 31 जुलाई को कन्वेनर कौन होगा। 10 दिन रुकिए, 15 दिन रुकिए, आपके ही चैनल पे मैंने सुना कि भाई 31 जुलाई को हम जो है बता देंगे कि इंडिया का कन्वेनर कौन होगा। 24 घंटे और इंतजार कर लीजिए, कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। एक बात, दूसरी बात मैं ये आपसे कहूंगा कि देखिए जो इनका एक जो सबसे बड़ा आज चुनौती क्या है रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दलों के लिए, मैं फिर से दोहराऊंगा कि आज जो है आप मुझे बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो है जितने भी लोकसभा में प्रत्याशी थे अधीर रंजन को छोड़ के, सबकी जमानत जब्त हुए या नहीं हुए, आखिर में उसका आधार क्या है, और वो वोट कांग्रेस के कहाँ गए, कहाँ कांग्रेस वहाँ गई जो लड़ती थी। आज सीपीएम कांग्रेस आज वहाँ किसका विरोध होगा? भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में विरोध नहीं होने जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है लोकसभा चुनाव में। अगर किसी के खिलाफ है तो निश्चित रूप से टीएमसी के खिलाफ है। तो सवाल है कि ऐसे में सीपीआईएम या जो सीपीआई है या कांग्रेस या अन्य दल जो है वहाँ पे क्या करेंगे और किसका विरोध आप करने जाएंगे, और जनता फिर क्या करेगी? जनता आपके इस गठबंधन को किस तरह से एक्सेप्ट करेगी, किस तरह से अपने दिलो दिमाग को उतारेगी? मुगालते में है आप, वही है जो बहुत मुगालते में अभी जो है 8 जुलाई का चुनाव देख लिया होगा इन्होंने। किस बेसिस पे चुनाव लड़ेंगे? पंजाब में आप विरोध, कांग्रेस किसका विरोध वहाँ सेकंड, वो टेंशन मत लीजिए सर, आपके खिलाफ टोटल सब लड़ेंगे। वो कैसे काउंटर करेगी आम आदमी पार्टी को वहाँ पे? आप मुझे आपकी टेंशन नहीं है। राजेश जी कुछ कहना चाहिए, राजेश जल्दी से 10 सेकंड। देखिए ये ठीक है सर, यही स्थिति महेश जी दूसरी पार्टी में तो जानना चाहते हैं कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। आपने कभी टीवी पे आपके नेता ने बताया कि आपने अपनी सीट शेयरिंग हो गई आपकी क्या सारी पार्टियों के साथ? भैया मैं सीट शेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो चल रहा है देश में, आपने बीजेपी से किसी ने कोई क्वेश्चन करा? आप दोषी नहीं हूँ। रुक जाइए महेश जी, बात करेंगे और महेश जी बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि आज आपको ये खबर थी कि आज आप कन्वेनर अनाउंस करने जा रहे हैं, आपका कहाँ है कन्वेनर, ये समझ में आना चाहिए। आप चिंता मत करिए, वो आपका चिंता का विषय नहीं है। देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी को क्या है कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ को कैसे सत्य में बदलना है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये संस्कार की बात करते हैं। जब 3 महीने तक जब हमारी मणिपुर में माताएं बहना नंग घुमाया गया, वहाँ बलात्कार होते रहे,
सैकड़ों अच्छा, लोग वहाँ मारे गए, आप सुनो ना। कहाँ चले गए आपके संस्कार? यही आपके संस्कार हैं। ये देश को लूट लिया आपने, आप अडानी पे बोलते नहीं, देश को सारा सब तरफ से लूट लिया आपने। टमाटर पे आपके जो उद्योगपति हैं टमाटर इकट्ठा कर लेते हैं और टमाटर महंगाई कर देते हैं, प्याज कभी इकट्ठा कर लेते हैं। आपसे भी कोई सवाल पूछे जा रहे, हाई महंगाई हाई महंगाई हाई महंगाई महंगाई डायन की बात करते हैं, कह रहे पेट्रोल तो सबसे ज्यादा इन्होंने महंगाई राजस्थान में मारी महंगा जाती मिलता है, है। ये षड्यंत्र रचा था। अब देखिए ना, हर चीज कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा है, सस्ता सबसे है, ज्यादा तो सर राजस्थान डीजल में महंगा है, राजस्थान में महंगा है सबसे राजस्थान ज्यादा। में देखिए, ठीक है, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, क्या देखिए वहाँ पे? राजस्थान में देखिए, इनको झूठ सिखाया जाता है, बीजेपी को ट्रेनिंग ही झूठ से दी जाती है कि सत्य को झूठ में कैसे परिवर्तन करना है। अरे थोड़ी तो शर्म करो। इनके लोग कहते हैं कि हमारे तो संस्कारी बलात्कारी हैं। ये बताइए, देश को संस्कारी बलात्कारी भी होते हैं? ऐसे ही ये लोग वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत ऐसे शुक्रिया हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर, नहीं वक्त नहीं दे पाऊंगी, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई देखने वाली बात होगी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की जो बैठक हो रही है इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रह रहकर उठते हैं कि आखिर संयोजक कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, लोगो कैसा होगा, और सवाल इस बात को लेकर भी है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वाकई ये ऐसे बहुत सवाल है जो खड़े होते हैं, वाकई इनका जवाब मिल पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।